यस क्लास। पेज नंबर निकालेंगे। पेज नंबर तो क्या, ये बुक मेरे पास इंग्लिश मीडियम की है। आप लोग न्यूमेरिकल नंबर 11 निकाल लीजिए, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 का 11वां सवाल आप लोग निकाल लीजिए। ओके, दोबारा देख लें। न्यूमेरिकल नंबर 11 चैप्टर नंबर 3, ठीक है। मैं एक बार सवाल पढ़ देता हूँ। ये भी कल वाले सवालों की तरह ही हैं। इसमें भी कोई तुम्हें रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस शीट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इतने अकाउंट नहीं बनाने हैं। केवल जो रिटायरिंग पार्टनर है उसी का हमें क्या करना है, हिसाब किताब क्लियर करना है कि जो जाने वाला साझेदार है उसका हिसाब किताब कैसे बनाया जाएगा। चलिए देखते हैं, सवाल पढ़ता हूँ एक बार। PQR एक फर्म में 3 साझेदार हैं जो लाभ हानि को 3:2:1 में क्या करते हैं, बांटते हैं। उनका 31/12/2016 का चिट्ठा इस प्रकार है। मतलब इसका जो वित्तीय वर्ष है वो जनवरी से दिसंबर वाला है। तो 31/12/16 को इसका वित्तीय वर्ष जो ख़त्म हो रहा है उसका चिट्ठा दिया गया है। क्रेडिटर्स है, BP है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल है, तीनों की। क्रेडिटर्स है 30,000, BP है 40,000, जनरल रिजर्व है 60,000, कैपिटल है 1,30,000, 2 लाख और 4 लाख। और इधर एसेट्स में कैश 40,000 का है, स्टॉक 40,000 का है, डेप्टर 70,000 के हैं, बिल्डिंग का जो मूल्य है वो 2 लाख है, भूमि का मूल्य 3 लाख है, गुडविल का मूल्य 30,000 है। P&L पिछले साल का लॉस दे रखा है, लॉस ऑफ 2016, P&L हानि 1,50,000 है। और लोन टू आर, फर्म ने आर को क्या दिया था, ऋण भी दिया था। तो उस ऋण खाते का बैलेंस कितना बताया गया है, 30,000 रुपये बताया गया है। हो गया यहाँ तक। अब पढ़ते हैं अन्य सूचनाएं। आर की मृत्यु 14/3/2017 को हुई। देखो 1 अप्रैल को क्या लगता है, इसका वित्तीय वर्ष लगता है। 1 अप्रैल को नया साल लगता है, 1 अप्रैल को नया साल लगा। और 14/3/2017 मतलब इसने जनवरी में काम किया, फरवरी में काम किया और मार्च में 14 दिन क्या किया इसने, काम किया। नियर अबाउट 2.5 महीने इसने क्या किया है, काम किया है, ठीक है। पार्टनरशिप डीड में एक साझेदार को क्या क्या मिल सकता है मृत्यु के समय, वो बताया जा रहा है। नंबर 1, ख्याति मिलेगी उसे जाने वाले को, जो कैसे निकाली जाएगी। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन पिछले 5 साल के औसत लाभ के 3 वर्ष के आधार पर करना है। ख्याति का मूल्यांकन गत 5 वर्षों के औसत लाभों के 3 वर्ष के आधार पर करना है। इसमें लाभ देखो 4 ही दे रखे हैं, 15 का, 12 का, 13 का, 14 का और 15 का। और कह रहा है एवरेज निकालो 5 साल का। लाभ दिए हैं 4 साल के। 5वें साल का जो लॉस है वो बैलेंस शीट के अंदर दे रखा है। देखिए ऊपर P&L लिखा है ना बैलेंस शीट में, लॉस ऑफ ईयर 2016, 2016 की हानि दी गई है 1.5 लाख रुपए। तो हो गए ना 4 साल, 4 नीचे दिए हैं और 5वां वर्ष कहाँ दे रखा है, बैलेंस शीट के अंदर दे रखा है। आर को क्या मिलेगा, लाभों में हिस्सा मिलेगा मृत्यु की तिथि तक, ठीक है। और वो क्या करना है, किस तरीके से निकालना है। आर का लाभों का हिस्सा मृत्यु की तिथि तक याद किया जाएगा पिछले वर्ष के लाभ या हानि के आधार पर। पिछले वर्ष की हानि दे रखी है बैलेंस शीट में कितनी, 1.5 लाख रुपये एसेट साइड में। आपको क्या बनाना है, आर का पूंजी खाता बनाना है जिसमें उसके एग्जीक्यूटिव को दी जाने वाली राशि क्या की जाएगी, ज्ञात की जाएगी। चलिए ये कल वाले सवालों की तरह है, बस इसमें बैलेंस शीट दे रखी, उन्हें बैलेंस शीट नहीं दे रखी थी। और इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा सवाल के ऊपर। सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले हम देखेंगे न्यूमेरिकल नंबर 11 सवाल में केवल मरने वाले साझेदार का क्या बनाएगा, पूंजी खाता बनाएगा। आर्स कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाते का ओपनिंग शेष, CR बाय बैलेंस BD। ये बाय बैलेंस BD कहाँ से आया है, ये बैलेंस शीट में देखिएगा आर का बैलेंस दे रखा है 4 लाख रुपए, ये वहाँ से बाय बैलेंस BD लिया गया है। उसके बाद देखो बैलेंस शीट के अंदर ही लाइबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व दिया गया है 60,000 रुपये। तो 60,000 जनरल रिजर्व में सभी साझेदारों का हिस्सा है। मैं हमें तो केवल आर का ही निकालना है क्योंकि पूंजी खाता आर का बन रहा है। तो 60,000 में आर का हिस्सा है 3:2:1 मतलब 1/6। तो आर का हिस्सा है 60,000 गुणा 1/6 बराबर कितना मिलेगा, 10,000 क्या मिलेगा उसे, जनरल रिजर्व में हिस्सा मिलेगा। ओके, अब आ जाइए आप लोग एसेट साइड में। एसेट साइड में गुडविल खाता खुला हुआ है, ठीक है। तो हमें पता है कि जब कोई साझेदार जाता है तो पुराने वाला खाता बंद हो जाता है और सभी साझेदारों के नाम से बंद किया जाता है। मगर हमें सभी साझेदारों का तो खाता बनाना नहीं है, हमें केवल आर का बनाना है। तो हम लिखेंगे 2 गुडविल और आर के हिस्से में कितनी गुडविल आएगी वो लिख देते हैं। 30,000 पूरी है और आर के हिस्से में कितनी आ रही है, आर के हिस्से में आएगी 1/6। तो 30,000 का 1/6 कितना बनेगा, 5,000 रुपये बनेगा। ऐसे ही नीचे P&L का लॉस दे रखा है 1.5 लाख, ये हानि है, ये भी सभी साझेदारों में डिवाइड होती है।
हमें केवल आर की दिखानी है, तो 1.5 लाख इंटू 1/6 कितना आ गया, 25,000 क्या आ गया उसका P&L की हानि में क्या आ गया, हिस्सा आ गया। नेक्स्ट, उसी दायित्व पक्ष संपत्ति पक्ष में क्या दिया गया है, 30,000 का आर का लोन दे रखा है, मतलब फर्म ने आर को लोन दिया था। तो जब आर जाएगा तो उसे लोन चुकाना पड़ेगा, तो वो चुकाएगा तो क्या फर्म क्या करेगी, उसके पूंजी खाते से ही लोन का पैसा काट लेगी। तो जितना उससे लोन लिया था फर्म से, वो उसके पूंजी खाते में क्या किया गया है, डेबिट किया गया। मतलब उसके पूंजी खाते से ही फर्म ने क्या कर लिया, लोन का पैसा काट दिया। कितने रुपए, 30,000 रुपये। 2 आवर्स लोन, 30,000 रुपये लोन के काट लिए गए हैं। ये तो हो गए तुम्हारे बैलेंस शीट के सारे ट्रांजैक्शन कंप्लीट। ज़्यादा ट्रांजैक्शन इसमें बैलेंस शीट के ही हैं, एक बार दोबारा देख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल बाय बैलेंस BD किसका, आर का, बैलेंस शीट से लिया गया है 4 लाख। फिर बैलेंस शीट में ही जनरल रिजर्व दिया गया है ऊपर पूंजी के, जो सभी साधनों में विभाजित किया जाता है। बट हमें यहाँ सभी का तो खाता बनाना नहीं है, हमें यहाँ किसका बनाना है, आर का बनाना है ना। तो आप इस 60,000 में आर का अनुपात है 3:2:1, मतलब 1/6। तो आर का हिस्सा निकाल लीजिए, 60,000 का 1/6 कितना बनता है, 10,000 आ गया। ऐसे ही आप आ जाओ एसेट साइड में, गुडविल और P&L दो मदे दी है। गुडविल खाता बंद करना है और P&L हानि है, वो भी सभी साझेदारों में बांटनी है। तो गुडविल सभी में बटेगी तो सभी के खाते में जाएगी। पर हम खाता आर का बना रहे हैं तो आर की राशि दिखा दो। गुडविल है 30,000, आर का हिस्सा है 1/6, तो 30,000 का 1/6 कितना होता है, 5,000 रुपये होता है। ऐसे ही P&L दिया गया है कितने का, 1.5 लाख का, तो P&L में भी उसका हिस्सा निकाल दो कितना, 1/6। तो P&L 1.5 लाख है, 1.5 लाख का 1/6 कितना बनेगा, उसका हिस्सा 25,000 बनेगा। फिर वहीं आपको आर का लोन भी दे रखा है, आप आर ने फ़र्म से लोन लिया था तो लोन चुकाना पड़ेगा। तो फर्म लोन कैश में नहीं लेगी, जितना लोन का उसने पैसा लिया था वो उसके पूंजी खाते से क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। तो लिख दिया गया है 2 आवर्स लोन कितने रुपए, 30,000 रुपये। ओके, यहाँ तक तो हो गए बैलेंस शीट वाले काम। अब आती है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति का मूल्यांकन। इसने कहा है कि पिछले 5 साल के औसत लाभ के 3 वर्ष के आधार पर क्या करनी है, ख्याति निकालनी है। तो पिछले 5 साल के लाभ देखते हैं। 12 का लाभ है 220, 13 का लाभ है 110, जोड़ रहे हैं इन सबको। फिर 80,000 का लाभ, फिर 70,000 का लाभ। ये लास्ट ईयर की हानि है जो बैलेंस शीट से ली गई है। बैलेंस शीट में 1.5 लाख की हानि जो लिखी है वो इससे क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और डिवाइड बाय 5। सभी एडजस्टमेंट करने के बाद आएगा 330, मतलब सभी को जोड़ के 1.5 लाख घटाया तो 330 में लगाया 5 का भाग, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 66,000 आ गया। और इस 66,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, लिखा हुआ है औसत लाभों के 3 वर्ष के आधार पर। तो 66,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसकी फर्म की ख्याति कितनी आ गई, 1,98,000। और इस 1,98 में हमें क्या निकालना है, आर का हिस्सा निकालना है कितना, 1/6। तो 1,98,000 गुणा 1/6 बराबर 33,000 उसका ख्याति में हिस्सा है, जिसकी एंट्री बनेगी रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिमेनिंग पार्टनर कौन है, P और Q। तो P's कैपिटल अकाउंट DR, Q's कैपिटल अकाउंट DR टू R's कैपिटल अकाउंट। आर को क्रेडिट कर दिया गुडविल से उसकी 33,000, यही 33,000 इन दोनों के डेबिट होंगे गेनिंग रेशो में। सवाल में कोई नया रेशो, कोई गेन रेशो बता नहीं रखा। तो P और Q का जो सवाल में अनुपात दिया गया है 3:2, उसे क्या माना जाएगा, गेन माना जाएगा। तो इस 33,000 को हमने 3:2 में बांटा, तो 33,000 का 3/5, 33,000 का 2/5, तो 19,800 और 13,200 P और Q के डेबिट कर दिए, आर के क्या कर दिए, क्रेडिट। मैं हमने PQ का खाता तो बनाया नहीं, हमने तो आर का बनाया है, तो हम केवल आर के क्रेडिट कर देंगे कि इसके नाम से बाय P एंड बाय Q 19,800 और 13,200, और इनका योग कितना आएगा, 33,000 रुपये आएगा। ये हो गई हमारी गुडविल। 5 साल का एवरेज निकाला, फिर एवरेज को 3 से मल्टीप्लाई किया तो उसकी गुडविल आई, और गुडविल के अंदर उसका हिस्सा 1/6 है, जो उसे कौन देंगे, P और Q किस रेशो में, 3:2 में। तो 19,800 और 13,200 वो गुडविल के लेगा पुराने साझेदारों से। ओके, ये तो हो गया उसका ख्याति का मामला कि हमने उसे क्या दिया कि ख्याति में हिस्सा दे दिया। ऐसे ही हमें क्या निकालना है, उसका लाभों का हिस्सा भी निकालना है। तो देखिए लाभों का हिस्सा कैसे आएगा उसका, यहाँ लिखा हुआ ये कैलकुलेशन ऑफ सीज शेयर इन प्रॉफिट। लाभों में उसका हिस्सा किस प्रकार से ज्ञात किया गया है। सी का लाभों में हिस्सा, ये कह रहा है सी का लाभों में हिस्सा क्या निकलेगा, पिछले साल की लॉस के आधार पर। ऐसे लिखा ना, पिछले वर्ष की लाभ या हानि। तो पिछले वर्ष की लाभ हानि बैलेंस शीट में दे रखी है ना, लॉस ऑफ 2016 1.5 लाख।
तो इस बार सवाल में पिछले साल का प्रॉफिट नहीं, उसे लॉस में हिस्सा मिलेगा। तो पिछले साल का लॉस 1.5 लाख, उसका हिस्सा कितना है 1/6 इंटू 1/6 इंटू 73 दिन। उसने 73, क्योंकि वो महीने के बीच में मरा है ना, तो दिनों में काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो जनवरी के 31, फिर फरवरी के 28 और मार्च के 14 दिन जोड़ के 73/365। जनवरी से लेके 14 मार्च तक के दिन काउंट किए पाते हैं 73 दिन। तो 1.5 लाख का लॉस 1/6 हिस्सा, और 73 दिन के लिए वो हिस्सा लेगा। हानि में कितना आता है 5,000 रुपये उसका हानि में हिस्सा आएगा। मैंने लिख भी दिया टाइम, 1 जनवरी 17 से लेकर 14 मार्च तक के दिन बनते हैं कितने दिन 73 दिन। तो 5,000 हानि आ रही है उसकी। 5,000 हानि के लिए एंट्री क्या बनेगी, आर्स कैपिटल अकाउंट DR टू P&L सस्पेंस। आर्स कैपिटल अकाउंट DR टू P&L सस्पेंस। इस बार आर का पूंजी खाता हानि के लिए क्या हो रहा है डेबिट, तो ये हानि उसके पूंजी खाते में क्या कर दी जाएगी DR कर दी जाएगी। ये हमने लिखा है टू P&L सस्पेंस, और हानि वाले जो 5,000 रुपये उसके खाते में क्या कर दिए ट्रांसफ़र कर दिए। ओके, अब हमने क्या निकाला है खाते का बैलेंस, जो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में क्या होगा ट्रांसफ़र होगा। CR का योग आ रहा है 4,43,000। 443 में से 25 और 5 30, 30 और 30 60, 60 और 5 65,000 रुपये क्या कर दिए हमने माइनस कर दिए। तो 4,43,000 में से 65,000 माइनस किए तो 3,78,000 उसके एग्जीक्यूटर खाते का क्या आ गया बैलेंस आ गया। ये लो भाई, ये हो गया तुम्हारा न्यूमेरिकल नंबर 11। निकल वाले सवाल की तरह ही था, देखो वही वैसे ही एडजस्टमेंट है, बस काउंटिंग वाउंटिंग थोड़ी बदल जाती है। बाकी सवाल क्या चला वही चला कि हमें केवल एक आदमी का क्या बनाना था, पूंजी खाता बनाना था। हो गया। अब आता है न्यूमेरिकल नंबर नेक्स्ट 12 नंबर न्यूमेरिकल। ये भी इसी पैटर्न पर, इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल है सारे का सारा। देखते हैं कैसे होगा न्यूमेरिकल नंबर 12। चलिए भाई, अब आ जाते हैं हम सवाल नंबर 12 पर। चलो देखते हैं 12 नंबर क्या बोल रहा है। पहले सवाल पढ़ लेते हैं एक बार। PQR एक साझेदार हैं फर्म में, जिनका चिट्ठा 31 मार्च 17 का इस प्रकार है। क्रेडिटर दिए हैं लाइबिलिटी साइड में 25,000 के, फंड का बैलेंस दिया है रिजर्व फंड का 20,000, कैपिटल दी गई है PQR की 15,000 10,000 10,000। एसेट्स में कैश बैलेंस है 6,000 का, स्टॉक का बैलेंस है 12,000, BR का बैलेंस है 6,000। डेप्टर कितने के हैं 15,000 के, इन्वेस्टमेंट कितने का है 15,000 का, बिल्डिंग कितने की है 26,000 की। ओके, नीचे अन्य सूचना क्या दी गई है कि साझेदारों का लाभ हानि अनुपात बता रखा है 2:1:1, और किसी भी साझेदार की मृत्यु की दशा में उसका उत्तराधिकारी निम्न राशियां पाने का अधिकारी होगा। कौन सी, नंबर 1 मरने वाले का पूंजी बैलेंस लेके जाएगा उसका उत्तराधिकारी, और संचयों में हिस्सा लेके जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये अगर किसी के न्यूमेरिकल में ये मिस प्रिंटिंग है तो सही कर लेना भाई, मेरे वाली बुक में तो मिस प्रिंटिंग था, मैंने राइट कर लिया। लाभों में हिस्सा गत 3 वर्ष के औसत लाभों से आएगा, ऐसा औसत लिखना है, अगर नहीं लिखा हुआ तो आप लिख लीजिएगा। लाभों में हिस्सा गत 3 वर्ष के औसत लाभों में 10% जोड़कर किया जाएगा, ये लिखा है इसने। गत 3 वर्ष के लाभों में 10% जोड़कर औसत निकाल दें, या गत 3 वर्षों के लाभों का औसत निकाल के बाद में 10% जोड़ देना, वो सब एक ही आंसर आएगा दोनों तरीके से। और ख्याति जो है वो 3 साल के कुल लाभों के आधार पर निकाली जाएगी, मतलब पिछले 3 साल के लाभों को जोड़ दो तो वो ख्याति आ जाएगी, ख्याति में उसका हिस्सा निकालना है। ठीक है, इसके अलावा तुम्हें रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना नहीं है, इसने रिवोल्यूशन का बैलेंस खुद ही दे दिया कि एक संपत्ति रिवैल्यूड हुई थी जिससे फर्म को प्रॉफिट कितने का हुआ है 4,000 का हुआ है। तो तुम्हें रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना नहीं पड़ेगा, सीधा आंसर आया हुआ रिवोल्यूशन का, सभी साझेदारों में बांट देंगे। और ख्याति और लाभ निकालने के लिए इसने पिछले 3 साल के लाभ दे रखे हैं। यहाँ भी मेरी बुक में मिस प्रिंटिंग थी, आपके हैं तो आप सही कर लीजिएगा। ये 5,000 नहीं 15,000 आएगा भाई, यहाँ पे 15 16 17 हैं, मेरी बुक में 5 लिखा हुआ था पहले। तो लाभ जो है वो 15,000 16,000 और 17,000 रुपये हैं। आर की मृत्यु 30/6/2017 को हुई है, इसका मतलब उसने अप्रैल मई जून 3 महीने उसने क्या किया है, काम किया है। और इस दौरान उसने 5,000 रुपये का क्या किया था, आहरण किया था। फर्म ने उसके उत्तराधिकारी को भुगतान करने के लिए सारे इन्वेस्टमेंट क्या कर दिए हैं, सममूल्य पर बेच दिए हैं। आपको पूंजी खाता, उत्तराधिकारी खाता, चिट्ठा और बनाना है। ठीक है, तो इस सवाल में तो वही सारा पहले के जैसे हमने पहले वाले सवालों में किया वही काम करना है। बस रिवॉल्यूशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, क्योंकि रिवॉल्यूशन का बैलेंस इसने खुद ही बता दिया कि रिवॉल्यूशन का 4,000 रुपये का प्रॉफिट है, तो खाता बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस सीधा 4,000 का रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट दिया है, तो उसे ऑल पार्टनर्स में हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। चलिए
स्टार्ट करते हैं कहाँ से, पूंजी खाते से। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 3 कॉलम बनेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट CR साइड से चलते हैं हम लोग। CR साइड में देखते हैं, एक मिनट CR साइड में देखेंगे आप लोग। बाय बैलेंस BD, सबसे पहले बाय बैलेंस BD, इसकी बैलेंस शीट देखिए सवाल की। उसमें बाय बैलेंस BD दे रखा है 15,000, 10,000 और 10,000, 15,000, 10,000 और 10,000, ये हो गया। उसके बाद हमने क्या लिखा है, बैलेंस शीट के अंदर ही रिज़र्व फंड दे रखा है। देखो रिज़र्व दे रखा है 20,000 रुपये का। तो उस 20,000 रुपये के रिज़र्व को मैंने इनके P&L के रेशो जो आगे दिया है 2-1-1, तो रिज़र्व फंड को 2-1-1 में बांटा। तो इनके हिस्से में आता है 10,000, 5,000 और 5,000 का रिज़र्व बांट दिया। फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट तो सवाल में दे रखा है, एकदम 5वें पॉइंट में दे रखा है। रिवैल्यूएशन का लाभ 4,000 है, तो उस 4,000 के लाभ को 2-1-1 में बांटा, तो 2,000, 1,000 और 1,000। तो ये तो सिंपल मामले थे। बाय बैलेंस BD बैलेंस शीट से आया, रिज़र्व फंड बैलेंस शीट से आया, रिवॉल्यूशन का बैलेंस दिया गया था, वो भी हमने कहाँ से देख लिया, बैलेंस शीट से देख लिया। अब देखते हैं एसेट साइड में कोई गुडविल वगैरह है क्या, नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बैलेंस शीट के सारे एडजस्टमेंट हो गए और हमने क्या कर दिया, रिवॉल्यूशन का बैलेंस भी क्या कर दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया है। ठीक है, अब मेन चीज़ें दो ही बची है, एक तो मृतक साझेदार का ख्याति में हिस्सा और एक उसका लाभों में हिस्सा क्या किया जाए, कैलकुलेट किया जाए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ गुडविल किया। गुडविल के लिए बोला है कि पिछले 3 साल के लाभों का योग ही ख्याति है, मतलब इस बार तुम्हें कोई एवरेज वेवरेज नहीं निकालना। पिछले 3 साल के लाभ जोड़ दो, उनका योग क्या बन जाएगी, ख्याति बन जाएगी। तो लाभ है 15,000, 16,000, 17,000, बराबर कितना आया, 48,000। तो 48,000 पिछले 3 साल का प्रॉफिट है, बस यही गुडविल है। इस गुडविल में किसका हिस्सा निकालो, आर का हिस्सा निकालो। तो आर का ख्याति में हिस्सा 48,000 के प्रॉफिट, मतलब वो गुडविल है, इंटू 1/4 उसका लाभों में हिस्सा, कितना बना, 12,000 क्या बन गया उसका लाभों में, ख्याति में हिस्सा बन गया। अब मरने वाले को ख्याति कौन देता है, रिमेनिंग पार्टनर देते हैं। किस रेशो में, गेन रेशो में। तो पहले एक बार एंट्री करते हैं, पीज कैपिटल अकाउंट DR, क्यूज कैपिटल अकाउंट DR, टू आर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। रिमेनिंग DR टू रिटायरिंग, उसको ख्याति कितनी मिल रही है, ऊपर काउंट की ना हमने 12,000 की, तो उसका ख्याति में हिस्सा तो कितना आ रहा है, 12,000, ओके। अब ये 12,000 उसे कौन देगा, P और Q कौन से रेशो में, गेनिंग रेशो में। तो सूचना कुछ नहीं है, तो बचे हुए साझेदारों का जो अनुपात है 2:1, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 2:1, इनका पुराना अनुपात है P और Q का, वही गेन रेशो बन गया। तो 12,000 को मैंने 2:1 में बांटा, तो इनके हिस्से में आती है 8,000 और 4,000, मतलब P और Q को 12,000 से डेबिट करना है 2:1 में। तो 8,000 तो P के कट गए और 4,000 Q के कट गए, और R के जमा कितने हो गए, 12। ये एंट्री ट्रांसफ़र कर दें, P और Q को एंट्री में डेबिट किया है, तो खाते में भी वो क्या हो रहे हैं, डेबिट, किसके नाम से, 2R। और P को डेबिट किया 8,000 से, Q को डेबिट किया 4,000 से, और इसी 8,4 से हमने R को क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है बाय P बाय Q, 8,000, 4,000। तो रिटायरिंग पार्टनर तो हुआ क्रेडिट और रिमेनिंग पार्टनर क्या हो गए, डेबिट, किसके लिए, गुडविल के लिए। सभी सवालों में यही किया है हमने, रिमेनिंग DR टू रिटायरिंग, रिमेनिंग DR टू रिटायरिंग, कौन सा रेशो, गेन रेशो काम में लिया जाएगा। चलिए एक बार दोबारा देख लेते हैं गुडविल का एडजस्टमेंट। सबसे पहले हमने क्या किया, पिछले 3 साल के लाभों को हमने जोड़ा। इस बार एवरेज नहीं निकालना, इसने लिखा है 3 सालों के लाभों का योग ही ख्याति है। तो 3 साल के लाभ जोड़े, 48,000 होते हैं, वो गुडविल बन गई। फिर उसमें उसका हिस्सा 1/4 है, कितना आता है, 12,000। 12,000 उसे कौन देंगे, PQ, गेन रेशो में, गेन रेशो 2:1 माना जाएगा, उनका बचा हुआ अनुपात 2:1, यही गेन रेशो है। तो 12,000 को 2:1 में बांटा तो कितना आता है, 8 और 4। तो P और Q को तो हमने कर दिया DR, 8 और 4 12 से, और R को क्या कर दिया, CR कर दिया 8 और 4 12 से। ये हो गया हमारा गुडविल का एडजस्टमेंट। अब बारी किसकी आएगी, अब बारी आएगी मरने वाले का क्या निकालना है, लाभों में हिस्सा निकालना है। अब मरने वाले का लाभों में हिस्सा कैसे निकलेगा, ये भी देख लेते हैं। इसने क्या, लाभों का हिस्सा कैसे निकलेगा, पिछले 3 साल के लाभों के योग 48,000, उसमें जोड़ो 10%, 4800, कितना हो गया, 52,800। जैसे इसने लिखा वैसे ही किया, पिछले 3 साल के लाभों में 10% जोड़कर। तो पिछले 3 साल के लाभ 48,000 दिया हुआ है, 15, 16, 17, उसमें जोड़े 10%, 4800, कितने हो गए, 52,800। उसका निकालो एवरेज, तो 52,800 में क्या लगाया, 3 साल का भाग लगाया, 52,800 डिवाइड बाई 3, कितना आता है, 17,600। 17,600 के आगे एवरेज प्रॉफिट आ गए।
और इस एवरेज प्रॉफिट में हमें क्या निकालना है, उसका हिस्सा निकालना है आर का। तो 17,600 के प्रॉफिट इंटू 1/4 उसका हिस्सा इंटू 3/12, 3 महीने का लाभ निकालना है ना। तो ये 17,600 तो पूरे साल का एवरेज है, उसने काम तो अप्रैल मई जून में किया, तो 3 महीने का लाभ मिलेगा उसे। तो 17,600 गुणा 3/12 इंटू 1/4, उसका लाभों में हिस्सा कितना आता है 1100। एंट्री हम बार बार समझ ही रहे हैं कि मरने वाले का लाभों में हिस्सा देते हैं, तो एंट्री बनती है P&L सस्पेंस अकाउंट DR टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री हम अकाउंट में पोस्ट करेंगे। एक बार दोबारा देख लीजिए लाभ कैसे निकाला है। सबसे पहले ये कह रहा है कि 3 साल के लाभ जोड़ दिए 48,000, उसमें जोड़ो 10%, 4800 जोड़ दिया, कितना आता है 52,800। 52,800 का निकालो एवरेज डिवाइड बाय 3, कितना आता है 17,600। इस 17,600 में क्या निकालना है, मरने वाले का हिस्सा निकालना है 3 महीने का, अप्रैल मई जून। तो 17,600 गुणा 1/4 उसका हिस्सा गुणा 3/12 महीने, 1100 बनेगा। एंट्री बनेगी P&L सस्पेंस अकाउंट DR टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। P&L सस्पेंस अकाउंट DR टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो लिख दिया मैंने बाय P&L सस्पेंस, और मरने वाले के खाते में कितने डाल दिए, 1100 रुपये डाल दिए। ओके। फिर ये कह रहा है कि आर ने ड्राइंग भी किया था 5,000 का, तो ड्राइंग का पैसा डेबिट जाएगा, उसके खाते से कटेंगे 5,000 रुपये टू ड्राइंग। बस अब इसके बाद बैलेंस निकालने हैं। सबसे पहले आर का बैलेंस निकाल लें जो उसके एग्जीक्यूटर खाते में जाएगा, और बाद में उसे क्या कर देंगे हम, 24,100 की पेमेंट कर देंगे। तो कितना है उसका, CR का एडिशन आ रहा है 29,100, और उसमें से 5,000 ये ड्राइंग जो उसने किया वो माइनस कर दिए। तो नेट बैलेंस कितना बता, 24,100 है, जो उसके एग्जीक्यूटर खाते में क्या किया गया है, ट्रांसफ़र किया गया है। ओके, सिंपल मामला है। CR का योग 29,100 और DR के 5,000 माइनस किए, 24,100 उत्तराधिकारी खाते में डाल दिए, जिसका नगद भुगतान होगा, लिखा हुआ है सवाल में। P का बैलेंस निकालो, इनका तो बैलेंस CD आएगा, बच्चे हुए साधनों का तो बैलेंस CD आता है। P का योग है 27, 27 में से कितने गए 8, बचे कितना 19। Q का योग है 16, 16 में से कितने गए 4, बचे कितने 12। ये इसका बैलेंस CD आ गया। तो 2 के तो आए बैलेंस CD, और एक जाने वाले का बैलेंस उसके उत्तराधिकारी खाते में क्या कर दिया गया है, ट्रांसफ़र कर दिया गया है। चलिए अब आती है बैलेंस शीट, कि बैलेंस शीट कैसे बनेगी। सबसे पहले लायबिलिटी साइड देखिए, कैपिटल P और Q की। P और Q का जो हमने बैलेंस शीट निकाला अभी 19,000 और 12,000 वो आ गया। उसके बाद पुराने वाली बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स दे रखे हैं भाई, कितने के हैं 25,000 के हैं, वैसे के वैसे आएंगे क्योंकि उनमें कोई चेंज नहीं हुआ। रिज़र्व फंड हमने इन दोनों में डिवाइड कर दिया, वो खाता बंद हो गया, ठीक है। उसके बाद ये बैंक लोन लिखा है मैंने, तो बैंक लोन तो ये बैलेंसिंग फिगर है, वो बाद में आएगा, एक बार इसे बाद में लास्ट में समझना, वो काउंटिंग यहाँ नीचे कर रखी है मैंने। अब बार एसेट्स साइड में आ जाओ। एसेट्स में बिल्डिंग 26,000 की थी, अन्य सूचना में दिया था कि बिल्डिंग के पुनर्मूल्यांकन से 4,000 का लाभ हुआ। इसका मतलब बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, 26 थी 4 बढ़ गई, कितनी हो गई 30। डेप्टर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो मैंने 15 के 15 लिख दिए। BR में परिवर्तन नहीं हुआ, 6,000 का 6 लिख दिया। स्टॉक में परिवर्तन नहीं हुआ, 12 का 12 लिख दिया, 12,000। और हमने मरने वाले को लाभों में हिस्सा दिया। एंट्री बनी थी P&L सस्पेंस अकाउंट DR टू रिटायरिंग पार्टनर। तो P&L सस्पेंस अकाउंट DR हुआ, तो DR बैलेंस संपत्तियों का होता है, तो P&L सस्पेंस क्या आ गया, इसके एसेट साइड में आ गया। सब बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं, बट मैंने नहीं लिखे क्योंकि इसने लिखा है इन्वेस्टमेंट बेच दिए गए हैं। क्यों, क्योंकि हमें उत्तराधिकारी को 24,100 रुपये का क्या करना था, पेमेंट करना था। हो गया। अब ये बैंक लोन देखते हैं कैसे आया। ये तो कैश की काउंटिंग है और कुछ नहीं है। सवाल में कैश बैलेंस बैलेंस शीट में दे रखा है 6,000। आप देखेंगे सवाल की बैलेंस शीट, तो उसमें कैश मिलेगा तुम्हें 6,000। कैश बैलेंस 6,000। फिर हमने सारे इन्वेस्टमेंट बेच दिए पेमेंट करने के लिए, कितने में 15,000 में, तो कैश हो गया 15 और 6 21। फिर कह रहा है कि मरने वाले ने 3 महीने में ड्राइंग किया था, तो ड्राइंग से तो कैश कम हो जाएगा, तो 21,000 कैश हमारे पास पड़ा है, 5,000 का उसने ड्राइंग भी कर लिया, और 24,100 रुपये हमने उसके उत्तराधिकारी को क्या किए हैं, फाइनली पेमेंट भी किए हैं। तो कैश आया तो कितना है 15 और 6 21, और गया कितना है 24 और 5 29,100। तो इसका मतलब कैश नेगेटिव आ गया ना 8,100। अगर कैश नेगेटिव आ गया तो इसे क्या माना जाएगा, बैंक लोन माना जाएगा, और इसे एज ए बैंक लोन बैलेंस शीट में क्या कर दिया गया है, ट्रांसफ़र कर दिया गया है। ओके, ये हो गया आपका न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 12। अब बचे हैं इस चैप्टर के 2 सवाल, 13वां और 14वां। उसके बाद ये चैप्टर क्या है भाई आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके।